नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो से। और जैसा हम अब हर मंडे करते जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इस हफ्ते में, द वीक अहेड। तो सबसे पहले जो चीज़ देखनी होगी वो है इंडिया का सीपीआई एंड आईआईपी डेटा, जो 12 नवंबर को यानी कल आएगा। डब्ल्यूपीआई का डेटा 14 नवंबर को एक्सपेक्टेड है। फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रहेगा। फंड फ्लोज फॉरेन के कैसे आते हैं, ये एक थीम इस हफ्ते में होगी। एंड ऑफ कोर्स Q2 के अर्निंग सीजन का ये एक फाइनल फेज है। तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स अभी भी बाकी है, तो उनके क्या रिजल्ट्स होंगे, इस पर ज़्यादा नज़र रहेगी। अगर ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस इन्फ्लेशन की रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है ऑन 13 नवंबर, जिससे ये इन्फ्लुएंस होगा कि आगे फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है। पिछले हफ्ते में रेट कट तो कर दी है फेडरल रिजर्व ने, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक्सपेक्टेशन यही है कि रेट कट्स उतनी तेजी से नहीं होंगी। ऐसे में इन्फ्लेशन का डेटा क्या आएगा, ये एक बहुत देखने वाली चीज होगी। एंड आगे हमें फेडरल रिजर्व क्या करेगा, इस पर थोड़ा सा कलर इस चीज से हमें मिल सकता है। डेवलपमेंट्स ट्रैक करने होंगे आगे कि चाइना ने इकोनॉमिक स्टिमुलस का पैकेज डिक्लेयर किया है, जिसकी बात हम आगे न्यूज़ में भी करेंगे। तो इसका क्या असर पड़ेगा, नॉट जस्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पर, बाकी सारे फॉरेन फंड फ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें होंगी, इस पर भी नज़र रहेगी। अब न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी में हम पहले बात करेंगे यूएस मार्केट्स के बारे में। तो यूएस मार्केट्स का ओवरऑल पिछला हफ्ता काफ़ी स्ट्रांग रहा था। मेनली जो रैली आई फॉलोइंग ट्रम्प्स विक्ट्री, उसी वजह से मार्केट्स हैव बीन डूइंग वेल। S&P 500 पिछले हफ्ते में 4.66% से ऊपर फिनिश हुआ। एंड जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, दैट हैज सर्ज्ड इवन मोर, 8.57% से उनका स्मॉल कैप इंडेक्स सर्ज हुआ है। स्टॉक्स को एक फर्दर बूस्ट इससे मिली कि फेडरल रिजर्व ने रेट कट की, 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट की। जेरोम पॉवेल ने कहा है कि ही हैज़ एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस की इकोनॉमी जो है वो अच्छा करेगी इन द फॉलोइंग फ्यू मंथ्स, फॉलोइंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। एंड हमें आगे देखना होगा कि लाइक आई सेड कि कैसे उनकी पॉलिसी रहेगी इन अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अगर नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो उसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है पिछले पिछले हफ्ते में, एंड पिछले जो ऑन 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 द डे ऑफ द फ्राइडे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स हैव डन वेरी वेल। बिटकॉइन ने $80,000 पर का मार्क जो है वो हिट किया है। फर्स्ट टाइम की क्रिप्टो की ये जो मेन करेंसी है, दैट इज बिटकॉइन, वो इतने लेवल्स तक पहुंची है। वही ऑप्टिमिज्म वही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। ऑयल 2% लगभग गिर चुका है पिछले हफ्ते में, बिकॉज ऑफ लैकलस्टर चाइना स्टिम्युलस एंड हरिकेन की रिस्क जो है वो कम होती हुई दिखी, इस वजह से ऑयल हैज़ फॉलन। सो दीज वर ओवरऑल द फ्लेवर फॉर द लास्ट वीक इन द यूएस मार्केट्स। अब बात करते हैं चाइना के स्टिमुलस के बारे में। चाइना ने $1.4 ट्रिलियन का स्टिमुलस अनाउंस किया है, जो एक डेट स्वैप स्टिमुलस है, एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक मेजर के तौर पर उसको बैंक ऑफ चाइना ने लाने की कोशिश की है। जो स्टिमुलस है वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या रहेगा, एंड स्टिमुलस ऐसा शेड्यूल किया गया था कि जो यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद उस पर क्लैरिटी हो। तो मोर और लेस फ्लेवर यही पता था कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जीत के आते हैं तो ऑब्वियसली स्टिमुलस की शायद ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, बिकॉज ऑफ इस एंटी चाइना स्टैंस जो उन्होंने हमेशा से क्लियर किया है। तो 10 ट्रिलियन युआन का ये स्टिमुलस डिक्लेयर हुआ है, विच इज़ रफली $1.4 ट्रिलियन। लेकिन इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि दिस इज नॉट इनफ। दैट इज द स्केल ऑफ प्रॉब्लम जो चाइना करंटली फेस कर रहा है इन 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 टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन बूस्ट नहीं हो पा रहा है। सो ओवरऑल इकोनॉमिक्स का यही कहना है कि दिस माइट नॉट बी इनफ, एंड जो करंट इकोनॉमिक प्रेशर्स है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए दिस इज नॉट अ गुड इनफ अमाउंट। ओवरऑल मार्केट इसी से डिसअपॉइंट होगा, ऐसा ओवरऑल सारे ही इकोनॉमिस्ट का कहना है। एनालिस्ट्स अभी भी कह रहे हैं कि ये प्लान का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है उसके बारे में अभी भी क्वेश्चन मार्क है। ये एक स्टॉप गैप मेजर जैसा लग रहा है, जो सिर्फ टेम्परेरीली कुछ चेंजेस जो है वो ला सके। जो डेट एक्यूमुलेट की है चाइना के लोकल गवर्नमेंट्स ने, वो बहुत रैपिडली बढ़ रही है, विच करंटली इज अप्रोक्सीमेटली 14.3 ट्रिलियन युआन एज ऑफ लेट 2023। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट्स का हिट आ सकता है चाइना के ग्रोथ के लिए, फॉलोइंग द ट्रम्प्स ट्रम्प्स विक्ट्री नाउ, जिन्होंने
ये कैंपेन, इसी जो इलेक्शन कैंपेन था वही इसी चीज पर किया था कि वो चाइना से आने वाले जो गुड्स है उस पर 60% का टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना करंटली जो भी ठीक ठाक ग्रोथ आ रही है चाइना में, वो एक्सपोर्ट्स अच्छे होने के बेसिस पर ही आ रही है। एंड अगर एक्सपोर्ट मार्केट्स में यूएस जैसा जो मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है चाइना के लिए, अगर वहां पर टैरिफ्स आते हैं तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर चाइना इन द लॉन्गर टर्म। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का एक बिगेस्ट वीकली फॉल हमने देखा पिछले हफ्ते में इन लास्ट 5 मंथ्स। रीजन है डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रेंथन हो गया है, इस वजह से गोल्ड की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। स्पॉट गोल्ड 0.8% से फॉल हो गया है इन द प्रीवियस वीक, पोस्टिंग अ डिक्लाइन ऑफ 1.8 फॉर द होल वीक। 0.8 का डिक्लाइन फ्राइडे के दिन था, एंड फॉर द होल वीक 1.8% का डिक्लाइन देखने मिला। डॉलर इंडेक्स बढ़ा है बाय 0.6%। एनालिस्ट जो बाकी सारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका भी यही कहना है कि इलेक्शन आउटकम से अब ज़्यादा क्लैरिटी आई है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो अब रिस्की एसेट्स में शिफ्ट होने के लिए रेडी है। जो एक अनसर्टिनिटी थी उस वजह से वो गोल्ड जैसे एसेट में जा रहे थे, जो हमेशा एक पॉपुलर एसेट होता है जब भी किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी वर्ल्ड इकोनॉमी में आती है। बट अब चीजें थोड़ी बहुत क्लैरिफाई होने की वजह से अब इन्वेस्टर्स थोड़े से रिस्कियर असेट्स में जाने के लिए तैयार है, तो गोल्ड का अट्रैक्शन अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा ओवरऑल इकोनॉमिस्ट्स कहना चाहते हैं। फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट्स की कट की, तो इससे भी एक सिग्नल ये आने लगा है कि एक कॉशियस अप्रोच रहेगा आगे के फ्यूचर कट्स में। लेकिन तो एक तो जो चीज मैंने ऑलरेडी कही कि ट्रम्प के विक्ट्री के बाद ओवरऑल सेंटिमेंट ये है कि रेट कट्स अब शायद शायद उतने पेस पर नहीं होंगे। लेकिन जब रेट कट्स अनाउंस हुए पिछले हफ्ते में, तब यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने ये कहा कि इलेक्शन रिजल्ट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मॉनेटरी पॉलिसी में। एग्जैक्ट रियलिटी क्या है वो हमें अगले फेडरल मीटिंग के बाद या फिर अगले कुछ मीट्स में थोड़ा बहुत बेटर आइडिया लग सकता है। अब इंडिया न्यूज़ पर बढ़ते हैं। इंडिया इकोनॉमी की न्यूज़ पर सबसे पहले बात हम करेंगे स्टील इंपोर्ट्स की। तो चाइना से होने वाले स्टील इंपोर्ट्स इंडिया के फर्स्ट हाफ ऑफ FY 25 में 36.7% से बढ़े हैं। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट डेटा इज शोइंग। चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा ऑफ स्टील टू इंडिया, शिपिंग 1.4 मिलियन मेट्रिक टन्स। बिगेस्ट स्टील इंपोर्ट कैटेगरी जो है इंडिया के लिए वो हॉट रोल्ड कॉयल रही, which accounted for 44% of the total finished steel imports. चाइना ने बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स भी इंडिया को एक्सपोर्ट किए हैं। एंड गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें यही नोट किया गया कि चीप इंपोर्ट करंटली मार्केट सेंटिमेंट इंडिया में बेरिश रख रहा है फॉर द स्टील मार्केट्स। एंड स्टील इंडस्ट्री ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को कहा है कि दे शुड डू समथिंग अबाउट दिस, बिकॉज चाइना, उनका कहना है कि चाइना इज एक्चुअली एक्सपोर्टिंग दिस एट लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि वो मार्केट्स जो है वो फ्लड कर सके। डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, इंडिया जो है वो अभी भी एक नेट इंपोर्टर है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द डंपिंग बाय चाइना, जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट से करंटली हो रहा है। इंडिया के कोल इंपोर्ट्स की अगली न्यूज है, विच हैज इंक्रीज्ड बाय 4% टू 140 MT इन द फर्स्ट हाफ ऑफ H1। डिमांड एक्सपेक्टेशन यही है कि ठीक ठाक डिमांड रहेगी, मॉडेस्ट डिमांड रहेगी, यही आगे की एक्सपेक्टेशन है। इंपोर्ट्स इंक्रीज होने के बाद भी ओवरऑल डिमांड जो है कोल की, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन मॉडेस्ट। मेनली हेल्दी स्टॉक लेवल्स है करंटली, एंड हाई वॉल्यूम्स अवेलेबल है थ्रू स्पॉट ई ऑक्शंस डोमेस्टिक मार्केट्स में। सितंबर के मंथ में कोल इंपोर्ट्स 10.09% से ड्रॉप हो गए। एंड बाकी ओवरऑल अगर फ्लेवर देखा जाए कोल इंडस्ट्री का, तो कोल इंडिया के जो कोल मिनिस्टर है उन्होंने यही एम्फेसाइज किया कि कोल इंडिया जैसी जो मेन कंपनी है इंडिया में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड कोल एवरीवेयर इन इंडिया, उनको फोकस करना चाहिए कि वो प्रोडक्शन जो है वो अपना वो और रैंप अप करे, सप्लाईज और बढ़ाए, एंड जो कोल इंपोर्ट्स पर जो इंडिया का रिलायंस है वो थोड़ा सा और कम हो सके, इसी पर फोकस कोल इंडिया को करना चाहिए। अब स्टॉक वाइज न्यूज की बात करते हैं जो मेनली रिजल्ट फोकस्ड ही रहेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले LIC के Q2 के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। 3.8% से प्रॉफिट गिर चुका है। ओवरऑल रिजल्ट्स हैव बीन वीक, लेकिन मार्जिन्स एक्सपांड हुए हैं कंपनी के लिए। Q2 प्रॉफिट 3.8% से बढ़ा, लेकिन प्रीमियम इनकम 11.6% से बढ़ा है। नेट बेनिफिट्स जो पॉलिसी होल्डर्स को पे किए गए हैं वो 17% से बढ़े हैं। कंपनी का कहना है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की वजह से कंपनी को काफ़ी हेल्प मिली है, जो पोस्ट कोविड इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ी है उससे ही उनका नेट प्रीमियम इनकम जो है वो बूस्ट हुआ है। सॉल्वेंसी रेशियो इज स्टिल वेरी गुड। रिलायंस का LIC का जो नेट
value of new business है VNB, that has grown by 37.7%, and VNB margin जो है that has increased to 16.2%. ग्रुप इंश्योरेंस जो कंपनीज लेती है टू कवर देयर एम्प्लॉयज, उसमें स्ट्रांग ग्रोथ दिखी है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है। उनका फोकस यही है कि हाई मार्जिन नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज पर ज्यादा ध्यान दे ताकि उससे मार्जिन्स इंप्रूव हो सके, सो कंपनी उसी पर ज्यादा फोकस करेगी। LIC करंटली फाइनलाइज कर रही है टू बाय अ स्टेक इन अ हेल्थ इंश्योरेंस फर्म इन FY 25, ऐसा भी उनके CEO ने कहा है। नेक्स्ट रिजल्ट जो सोशल मीडिया पर पूरे हफ्ते में एक मेजर चर्चा रही, वो है एशियन पेंट्स का Q2 रिजल्ट्स। नेट प्रॉफिट हैज फॉलन बाय 42.4% बिकॉज ऑफ लो डिमांड। हालांकि जो नेट प्रॉफिट फिगर है वो ज्यादा पुअर इसलिए नजर आ रही है बिकॉज यहाँ पर एक एक्सेप्शनल लॉस भी है, उसकी बात आगे करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम में डिक्लाइन दिख गया है ऑफ 0.5%। नेट सेल्स जो है देवर डाउन बाय 5.3% इन दिस क्वार्टर। रीजन कंपनी ने बताया कि मेनली वीक डिमांड ओवरऑल रही है इंडस्ट्री में, परसिस्टेंट रेन्स एंड फ्लड्स कुछ रीजन्स में होने की वजह से डिमांड सबड्यूड रही है। डिक्लाइन रेवेन्यू में इस पर भी है कि प्राइस कट्स लिए थे प्रीवियस ईयर में, जिससे प्रोडक्ट मिक्स जो है वो शिफ्ट हो गया एंड रिबेट्स भी इंक्रीज हो गए। पेंट इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि किस तरह की कंपटीशन करंटली है, बिरला ओपस के आने के बाद JSW इज आल्सो देयर इन दिस इंडस्ट्री, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है करंटली। एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस ने ठीक ठाक ग्रो किया है एशियन पेंट्स के लिए, मेनली बिकॉज ऑफ जनरल इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्टिव कोटिंग सेगमेंट्स, बट ओवरऑल नंबर्स पर वो ज़्यादा असर नहीं कर पा रहा है। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो ठीक ठाक किया है बिजनेस के लिए। कंपनी ने एक इम्पेयरमेंट लॉस लिया है ऑन वन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज ऑफ रिवाइज्ड बिजनेस प्लान्स, तो उस वजह से प्रॉफिट जो डी ग्रोथ है वो ज़्यादा दिख रही है। कंपनी के MD एंड CEO ने हाईलाइट किया है कि सबड्यूड डिमांड करंटली है इंडस्ट्री में, एंड इस क्वार्टर में भी वही फेस करते हुए वही फेस करनी पड़ी है कंपनी को। एंड आगे हमें देखना होगा कि किस तरह की वैल्यूएशंस इस इंडस्ट्री में आते हैं। एशियन पेंट्स जैसी कंपनी एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दे वर ट्रेडिंग एट मोर देन PE ऑफ 100, तो वहां से काफी डी रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बट बिकॉज ऑफ द राइजिंग कंपटीशन करंटली द मार्केट, ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मोटेड प्लेयर कोई करंटली है, एंड प्राइस वॉर्स काइंड ऑफ शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली बड़े बड़े प्लेयर्स अगर यहाँ पर है तो इट इज गोइंग टू बी अ सेगमेंट जहाँ पर प्राइस वॉर्स करंटली रहेंगे। टाटा मोटर्स के Q2 FY 25 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स हैव नॉट बीन गुड। नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है बाय 11%, रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है बाय 3.5%। ओवरऑल नंबर्स, वॉल्यूम के नंबर्स तो हमेशा हमने देखे ही है, तो वॉल्यूम्स देखते हुए काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था कि इट वाज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वार्टर फॉर द कंपनी। कंपनी के CFO ने एक्नॉलेज किया है कि ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल चैलेंजेस से ज़्यादा इम्पैक्टेड रही, लेकिन बिजनेस के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, ऐसा उनका कहना है। एंड स्टेडी इंप्रूवमेंट होने लगी है, सप्लाई चैलेंजेस थोड़े से ईज होने लगे हैं, एंड सेकेंड हाफ की डिमांड करंटली थोड़ी सी अच्छी पिकअप होती हुई नजर आ रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। JLR यानी जगुआर लैंड रोवर का रेवेन्यू हैज फॉलन बाय 5.6% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। मेजर चीज ये है कि उनका जो एबिट मार्जिन है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, JLR का, वो काफी गिरा है। मार्जिन 5.1% रहा, विच इज डाउन बाय 220 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। ऑलरेडी हमें एक अंदाज लगा था कि एक पीकिंग मार्जिन्स होने लगे थे, बट दिस क्वार्टर्स नंबर्स प्रूव वो वैलिडेशन कि मार्जिन्स जो है प्रीवियस क्वार्टर्स में इंडीड एक पीक लेवल पर पहुंच गए थे एज फार एज JLR इज कंसर्न्ड। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। 38.5% का इंक्रीज इन रेवेन्यू है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर अभी भी देर इज नो साइट ऑफ प्रॉफिट राइट नाउ। नेट लॉस ऑफ 495 करोड़ रिपोर्ट किया है कंपनी ने। एबिटा लॉसेस भी रहे इस क्वार्टर में, जैसा पिछले कुछ क्वार्टर्स से भी रहे हैं। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन जो है दैट वाज एट 20.3%, जो एक 12 परसेंटेज पॉइंट्स इंप्रूवमेंट दिखाता है ऑन ईयर बेसिस। बट कंसिडरिंग जो लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट आएगा, उससे एक्सपेक्टेशन थी कि ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन्स तो एटलीस्ट थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे। ओला इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि उनका फोकस कॉस्ट एफिशिएंसी पर ही है, एंड व्हीकल डिलीवरीज हैव इंक्रीज्ड बाय 73.6%। मास मार्केट के पोर्टफोलियो में जो उनकी व्हीकल है दैट हैज ग्रोन बाय 15% ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस, ड्राइविंग द EV पेनिट्रेशन। एंड अभी भी प्रीमियम पोर्टफोलियो ही है जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज को। आगे SBI के रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 28% से इंक्रीज हुआ है, एंड एक
काफ़ी अच्छा इंक्रीज है नेट प्रॉफिट में ओवरऑल अगर कहा जाए तो। एंड डिस्पाइट द प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन एसबीआई के शेयर प्राइस जो है फ्राइडे को ऑब्वियसली मार्केट क्लोज होने से पहले रिजल्ट आया था, तो 1.86% से डिक्लाइन हुआ है। एसबीआई टारगेट कर रही है 12 to 13% डिपॉजिट ग्रोथ, बट उन्होंने ये कहा है कि इट मे नॉट रीच दिस टारगेट बाय FY 25। चेयरमैन का ये कहना है कि उनका गोल है एसबीआई को फर्स्ट कंपनी बनाना जो 1 ट्रिलियन रुपीज इन नेट प्रॉफिट, यानी 1 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव कर सके, विथ इमीडिएट टारगेट बीइंग 1 लाख करोड़ ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये उनका पहला इमीडिएट टारगेट रहेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 5.37% से ग्रो हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिक्लाइन हो गया है हल्का सा 16 बेसिस पॉइंट से, एंड इट हैज गॉन टू 3.27%। इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। बिलीव इट और नॉट सेक्शन की बात हमेशा की तरह हम वापस कर लेते हैं इस वीडियो में भी। तो रिसेंटली द कैन, जो एक मीडिया हाउस है, उन्होंने रिपोर्ट किया था अबाउट दिस कि कैसे एक टियर 2 सिटी इन इंडिया विच इज़ राजकोट हैज़ बिकम द आईपीओ सेंटर स्टेज ऑफ इंडिया। अगर हम आईपीओ एप्लीकेशंस देखें तो सबसे ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशंस इंडिया में मुंबई से आते हैं, जो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड है। सेकंड नंबर पर है अहमदाबाद, एंड थर्ड इज राजकोट। Not Delhi, not Bangalore, not any other bigger city in India, but a tier 2 city of Rajkot comes at this at the third position in terms of number of applications for an IPO. ऐसा देखा गया है कि investor behavior for IPO is very strong in Rajkot, and हर कोई कंपनी जो लिस्टिंग करना चाहती है वो एक रोड शो राजकोट में रखती ही है फॉर दिस। ये ऐसा देखा गया है, टेकिंग इनटू अकाउंट द रिसर्च जो केन ने यहाँ पर किया है उसके हिसाब से। सो काफ़ी काफ़ी इंट्रीगिंग मुझे लगा ये डेटा पॉइंट कि कैसे एक टियर 2 सिटी में हम इस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे Hyundai का हाल ही में आईपीओ आया था, बट दे डिड नॉट रिसीव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो दैट वाज मेनली बिकॉज जो ग्रे मार्केट के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो भी राजकोट जैसी सिटी ही यहाँ पर डोमिनेट करती है। इस तरीके का यहाँ पर आईपीओ फीवर हम कह सकते हैं कि इस सिटी में होता है। बहुत सारे फैमिलीज का ये भी कंसिडरेशन है कि वो आईपीओ में इन्वेस्ट करना है एक काइंड ऑफ सेकंड बिजनेस मानते हैं इस चीज को। सो फैमिली में हर एक के नाम पर डीमैट अकाउंट्स होते हैं, एंड बहुत भर भर के एप्लीकेशंस ऑब्वियसली हो रही है यहाँ पर, कंसिडरिंग कि ये सिटी जो है वो थर्ड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ आईपीओ एप्लीकेशंस जो इंडिया में होते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे डेटा पॉइंट लगा ये, एंड हमें दिखाता है ये इन्वेस्टर बिहेवियर किस तरीके का होता है, एंड इट डिफर्स अ लॉट फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो यही मुझे यहाँ पर मेनली देखने को मिला। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हैप्पी दिवाली, ये कूपन कोड अभी भी जारी है, लास्ट कुछ दिन बचे हैं। सो हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 65% का डिस्काउंट मिनिमम मिलेगा ऑन ऑल 3 ऑफ आर मेन प्रोडक्ट, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।